गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीजीएल वैकेंसीज। आप जैसे कि हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं और हम लोगों से बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस तरह की वैकेंसियां हैं, सीजीएल में कितनी वैकेंसियां हैं और क्या एज है, क्या लास्ट डेट है। तो यही सब सवालों का जवाब लेके हम लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो हम सबसे पहले हिमांशी मैम से बात करेंगे। हिमांशी मैम क्योंकि बहुत टाइम से महिंद्रा से जुड़ी हुई हैं और बच्चों को मोटिवेट करती हैं कि किस तरह की वैकेंसी वगैरह है। तो मैम सीजीएल वाले में सबसे पहले हम आपसे करेंगे, मैम सीजीएल में कितनी वैकेंसी आ गई है? जी सर, थैंक यू। सर देखिए, सीजीएल की हम लोग अगर बात करते हैं तो 2023 में जो वैकेंसी हम लोग को देखने को मिली है वो आपका 7,500 है, जो कि हम लोग देखते हैं कि लास्ट ईयर जो वैकेंसीज इंक्रीज होंगी तो इस बार भी डेफिनेटली चांसेस है कि ये वैकेंसीज आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगी। अच्छा, तो अभी तो जैसे 7,500 जो वैकेंसियां आई हमारी, तो बच्चे को तो एक ही वैकेंसी चाहिए और बच्चा जिसको तैयारी करना है वो एक ही वैकेंसी आएगी तब भी उसको हासिल कर लेगा। तो बस ये बताइए कि लास्ट डेट क्या है इसकी मैम? सर देखिए, लास्ट डेट की बात करें तो 3 मई इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं ये चीज़ कहूँगी कि लास्ट डेट का स्टूडेंट इंतजार न करें, वो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में सारे फॉर्म फिल कर दें। अच्छा मैम, तो बच्चा क्वेश्चन लेके आ रहा है सर, इसकी एज क्या होनी चाहिए, एज का क्राइटेरिया क्या है? देखिए सर, हम लोग अगर एज की बात करते हैं तो जो कि मैंने अब चेक किया है तो हम लोग देखते हैं कि जो आपकी जितनी भी ग्रुप बी वाली वैकेंसीज हैं उसमें आपका जो एज देखने को मिली है वो आपका 18 टू 30 ईयर्स है। लेकिन हम लोग बात करते हैं ग्रुप सी की, तो वहाँ पे आपका मिनिमम जो एज आपका है वो 18 टू 27 ईयर्स देखने को मिली है। लेकिन इसमें एक आपका है कि जो आपका जेएसओ की जो पोस्ट है उसमें आपका 18 टू 32 ईयर्स देखने को मिलने वाला है। ओके, वेरी गुड मैम। लेकिन एक चीज़ और आ रही है, बच्चा बड़ा परेशान है जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अपेयरिंग है, अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, तो क्या वो अपेयरिंग वाले बच्चे भर सकते हैं फॉर्म? हाँ जी सर, देखिए अपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका 1 अगस्त से पहले जो आपकी कट ऑफ निकलेगी, जनरली होगी, उससे पहले आपका जो मार्कशीट है या फाइनल है वो आ चुका होना चाहिए। अच्छा मैम, जैसे भी बच्चा भरता है और फिर उसको दिमाग में ये भी रहता है नेगेटिव मार्किंग है, कितनी नेगेटिव मार्किंग, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या क्राइटेरिया वगैरह? हाँ जी सर, हम लोग देखने को मिला आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों में आपका अलग अलग नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली है हमें। हम लोग अगर टीयर 1 की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को 0.5 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली है, यानी कि वहाँ पे टीयर 1 में आपका जो क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का है, इसका मतलब 0.5 के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन हमारा राइट होता है तो वहाँ पे आपको 2 मार्क्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो वहाँ पे आपके 3 मार्क्स कटेंगे। अच्छा मैम, आपने जो डिस्कस किया ना टायर 1, टायर 2, टायर 1 एंड टायर सेकंड, तो अब हम शुभम सर की तरफ जाएंगे और शुभम सर हमारे मैथ के बहुत अच्छे बेस्ट टीचर हैं, अलीगढ़ के बेस्ट टीचर हमारे सामने बैठे हैं शुभम सर, और ये थोड़ा सा इसको डिटेल से बताएंगे टीयर 1 क्या होता है और टीयर 2 क्या होता है, ताकि बच्चों के सामने क्वेश्चन बहुत आता है कि बच्चे ने कभी सीजीएल फॉर्म भरा ही नहीं है, अब टीयर 1 आ गया, टीयर 2 आ गया। तो सब पहले आप हमें बताइए टीयर 1 क्या होता है, फिर उसके बाद आया टीयर 2 क्या होता है, ताकि बच्चा ये वीडियो देखे तो वो इससे कुछ नॉलेज हासिल करे और जो उसकी मिस्टेक होने वाली है वो मिस्टेकों से वो बच सके। जी सर, थैंक यू। सर जैसे कि हम बात करेंगे टीयर 1, जैसे कि पहले प्री होगा जो हमारा पेपर होगा एग्ज़ाम, प्री के अंदर आपके 4 सेक्शन आएंगे। जैसे कि पहले प्री होता है, तो पहले क्या होता था, अगर मैं पहले की बात करूँ कि पहले प्री क्वालिफाइंग नहीं होता था, इस बार प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे कि हर एग्जाम में कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो इसी तरीके से प्री हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर है। सब्जेक्ट हमारे वही रहने वाले हैं, 4 सेक्शन आएंगे हमारा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, 25-25 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 50-50 क्वेश्चन के होंगे, तो 200 क्वेश्चन, टाइम हमको ड्यूरेशन जो मिलेगा वो 1 आवर मिलेगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। अच्छा, एसएससी ने इसको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें एक दे रखा है 30%। अच्छा, 30% पे हमारी कट ऑफ नहीं डिसाइड होगी, डिसाइड कट ऑफ 30% से मतलब मिनिमम हमको 30% तो लाना ही लाना है, उसके अलावा भी ये कट ऑफ एसएससी जारी करेगा, जो हमारी कट ऑफ मतलब जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगी। क्वालिफाइंग इन नेचर इन द सेंस इसका मार्क्स हमारा मेंस में नहीं जुड़ेगा, जो अगला पेपर होने वाला है। ठीक, पहले ऐसा होता था कि पहले हमारा ऐड हुआ करता था, लेकिन अब हमारा ऐड नहीं होगा। ये हमारे लिए सबसे बेटर है, जो कि अब से चलती चली आ रही चीज़ें। अच्छा, मेंस में क्या होगा, मेंस में हमारा जो कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 3 मॉड्यूल में बांटा गया है। अच्छा, जैसे हम मेंस में जाएंगे, पहले क्या होता था सिर्फ मैथ और इंग्लिश ही आया करती थी मेंस में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे चारों सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें कि हमारी रीजनिंग और जीएस भी ऐड हो गई है। अच्छा, जो मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में, क्योंकि प्री में कट ऑफ अलग है, मेंस में कट ऑफ अलग बनेगी। मेंस में जो कट ऑफ बनेगी वो अलग सिस्टम से चलेगी। अच्छा, मेंस में क्या होगा, जैसे कि 2.5 घंटे का पूरा आपका पेपर होगा। पहले घंटे में अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, पहले 1 आवर्स की जो स्लाइड खुलेगी ओपन होगी, उसमें हमारा मैथ और रीजनिंग आने वाला है। इनके 30-30 क्वेश्चन होंगे हमारे।
30 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। अगर हम प्री की बात करें तो प्री में यही मार्क्स 2 नंबर के थे, क्योंकि वहाँ क्योंकि 2 मार्क्स के थे तो वहाँ पे जो नेगेटिव थी 0.5 की लगती थी कि अगर वहाँ पे एक क्वेश्चन सही होगा तो हमको 2 मार्क्स मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत होगा तो 3 मार्क्स कट होगा। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सही होने पर 3 मार्क्स मिल रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन गलत होने में हमारा 4 मार्क्स कट रहा है, तो यहाँ पे 0.33 की नेगेटिव है, तो नेगेटिव भी ज़्यादा है यहाँ पर, तो हमें सोच समझ के क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे 30 क्वेश्चन यानी कि 3 के हिसाब से 90 मार्क्स, और 90 मार्क्स 180 मार्क्स के हमारे ये 2 सेक्शन हो गए। अच्छा, यहाँ पे एसएससी ने जो सबसे बड़ा खेल खेला है, एसएससी ने क्या किया, इसको क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया है। मतलब यहाँ पे हमको मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए, मिनिमम हमको 30% लाना ही पड़ेगा। अगर मैं 30% की बात करूँ तो 180 के हिसाब से 30% 54 मार्क्स हो गए, मतलब मुझे मिनिमम 54 मार्क्स 54 मार्क्स लाना ही पड़ेगा इन दोनों सब्जेक्टों में मिलाकर। देन जब 1 घंटा हो जाएगा, अगली 1 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो फिर उसमें हमारा इंग्लिश और रीजनिंग ओपन होगा। इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो 45 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो सॉरी जीएस की अगर हम बात करते हैं तो 25 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के हिसाब से, तो 70 क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स के हिसाब से 70 क्वेश्चन 3 के हिसाब से 210 नंबर के हो गए। अगर हम मैथ और उसकी रीजनिंग की बात करते हैं तो वहां पर हमारा बन रहा था 180 मार्क्स और यहाँ पे बन रहा है 210 मार्क्स। यही जो पेपर है हमारे जो 4 सब्जेक्ट होंगे, यही 4 सब्जेक्ट हमारे कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो फिर 15 मिनट के हमारा एक कंप्यूटर का टेस्ट होगा, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, उसमें भी हमको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमको 30% चाहिए। 15 मिनट के अंदर ये 20 क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक 15 मिनट का टेस्ट होता है, डाटा एंट्री टेस्ट, जिसमें हमें 2000 की डिप्रेशन चाहिए इन 15 मिनट। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमारे कट ऑफ जो डिसाइड हो रही है वो ऊपर के 4 सब्जेक्ट से हो रही है, लेकिन हमको यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा, मतलब हमको कंप्यूटर में पास होना कंपलसरी है। अगर मान लेते हैं हम उन 4 सेक्शन में एक अच्छा मार्क्स ले आते हैं, मान लेते हैं हम प्री मतलब जो हमारा मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन है वहाँ अच्छे से 180 में से 180 मार्क्स ले भी आते हैं, कोई फायदा नहीं है जब तक हम कंप्यूटर में अपना मिनिमम मार्क्स लेके नहीं आएंगे। यानी कि 30% अगर मैं लगाऊँ तो 18 नंबर, हमें 18 नंबर लाना ही पड़ेगा, मतलब मुझे टाइपिंग में और कंप्यूटर में पास होना ही पड़ेगा। वेरी गुड सर, काफ़ी क्वेश्चनों के आपने सर सोल्यूशन दे दिए और काफ़ी टायर 1 और टायर 2 को काफ़ी डिस्क्राइब किया है, थैंक यू सर। लेकिन हम आपके पास आए हैं तो मैथ की एक ट्रिक तो जरूर पूछनी, बच्चा मैथ में बड़ा डरा रहता है, ठीक है, तो आप ऐसा कुछ बताइए कि बच्चा मैथ के खौफ से थोड़ा सा बाहर आए, क्योंकि आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो सर बताइए प्लीज 1-2 लाइन में आप अपनी बात को मैथ से कैसे खौफ से बाहर निकले। बस प्रैक्टिस और कुछ नहीं, वो भी प्रैक्टिस किस चीज की प्रैक्टिस, लास्ट ईयर पेपर करे या तो वो सब्जेक्ट वाइज पेपर की प्रैक्टिस करे, कैसे करे सब। बस मैं यही बोलूंगा कि एसएससी में अगर तुमको देखना है तो एसएससी का प्रीवियस ट्रेंड देखिए, एसएससी लगभग 60% पेपर अपना रिपीट करता है, तो हमें कोशिश यही करनी है, बस हमें लास्ट 10 ईयर पर फोकस करना है, और 10 ईयर में भी अब 2015 के बाद से जब से एसएससी ऑनलाइन हुआ उसके बाद कुछ 60% वो बैक करती है, मतलब जो पेपरों में आ जाए, यानी अगर हम लास्ट 10 ईयर के पेपर एग्जैक्ट लास्ट 10 ईयर के पेपर अगर बच्चा देख लेता है, उसकी प्रैक्टिस कर ले तो 60% मार्क्स भी क्लियर। अरे बस आपने बहुत अच्छी बात कही। हम इसके बाद, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जीएस के बेस्ट टीचर जुड़े हुए हैं भानु अग्नोत्री सर, और भानु अग्नोत्री काफ़ी टाइम से जीएस को काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब एक मैजिक की तरह पढ़ाते हैं, और साथ में सर आप हिंदी में स्पेशलिस्ट हैं और हिंदी का भी बहुत ज़्यादा ट्रिक देते हैं। और सर भानु सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जीएस के साथ साथ अभी आपने देखो यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी हैं, तो यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में और थोड़ा जीएस के बारे में आप थोड़ा ट्रिक बताइए, किस तरह से बच्चा जीएस की तैयारी करेंगे। थैंक यू सर। देखिए, जीएस का अहम रोल होने वाला, जैसा कि सर ने बताया कि प्री में तो है ही जीएस, उसके बाद मेंस में भी जीएस है, तो जीएस का अपना अहम रोल है और जीएस ही बच्चे की अब मेरिट में उसको सिलेक्शन दिलवाएगा। देखिए, बच्चा जीएस से बहुत घबराता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जीएस जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस से मतलब आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आप सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, जीएस का ये होता है कि जीएस टाइम गेन नहीं करता, मतलब सब टाइम ज़्यादा नहीं खाता है। अगर हमें जीएस आ रहा है तो तुरंत टिक कर दिया, नहीं आ रहा है तो हम तुरंत छोड़ देंगे। तो इसलिए अगर हमें अच्छे नंबर चाहिए, कम समय में अच्छे नंबर चाहिए, तो हमें जीएस पर फोकस करना ही पड़ेगा, जीएस हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, बच्चों को ये डर रहता है कि वो जीएस कैसे करें, जीएस में उनको सने याद नहीं होती हैं, उन्हें राजाओं के नाम नहीं याद होते, उन्हें ज्योग्राफी में चीजें याद नहीं होती, उन्हें शब्द समझ में नहीं आते। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि वो एक शेड्यूल बनाए इन सब चीजों का। शेड्यूल से मतलब कि अगर उन्हें हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में उन्हें शुरू से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से। जैसे उन्हें पहले हिस्ट्री में अगर पढ़ना है तो हिस्ट्री को शुरू से पढ़ना है। ये नहीं है कि उन्होंने मॉडर्न उठा लिया, मॉडर्न के बाद मिडिवल उठा लिया, मिडिवल के बाद फिर एनिसेंट उठा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री को हमें सीरियल वाइज पढ़ना चाहिए कि भाई पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो जब आप ऐसे चीजों को जोड़ेंगे तो आप कड़ी से कड़ी जोड़ते चले जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा किस टाइम में क्या हुआ। एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, अगर आप एनिसेंट पढ़ रहे हैं
और एंसेंट में आप वैदिक एज को पढ़ रहे हैं, वैदिक एज के बाद आपने जैन धर्म पढ़ा, जैन धर्म के बाद आपने बौद्ध धर्म पढ़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बुद्ध का टाइम क्या था या बुद्ध के समय में कौन से राजा थे, तो आपके दिमाग में तुरंत फोकस करेगा, अगर आपने सीरियल से पढ़ा है तो आपके दिमाग में तुरंत फोकस करेगा कि बौद्ध धर्म जो है जैन धर्म के बाद आया है। यानी हमने अगर पढ़ा है तो वैदिक एज ईसा से लगभग 1700 साल पहले थी और 1700 से लगभग 500 साल पहले तक चली, तो जो बौद्ध धर्म है वो उसी के बाद होगा, अब उससे पहले तो नहीं होगा। तो एक हमें पता चल जाएगा कि हाँ बुद्धिज्म जो है 500 BC के आसपास है, तो उसी समय हमें राजाओं का जो टाइम है वो पता चल जाएगा। तो हमें चीजों को सीरियल से पढ़ना है। हमें अगर मैं मिडिवल हिस्ट्री की बात करूं तो मिडिवल हिस्ट्री में हमें देखना पड़ेगा कि मुगल पहले, बहुत सारे लोग क्या होते हैं सर एक्चुअली में दिल्ली सल्तनत के और मुगल के जो नाम है राजाओं के नाम बहुत ज्यादा सेम होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें दिल्ली सल्तनत पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद हमें मुगल पढ़ने पड़ेंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इस राजा के बाद ये राजा आया और इस टाइम पर आया। तो सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि जिसमें इंटरेस्ट आने लगता है वो पढ़ने लगते हैं, अब वो सीरियल से नहीं पढ़ते, जिसमें इंटरेस्ट आता है वो मतलब पढ़ते हैं। सीक्वेंस होना जरूरी है। सीक्वेंस होना जरूरी है, सबसे बड़ी बात जीएस की यही है। अच्छा, अब आपने हिंदी की बात करी, देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक तो हमारी मदर टंग है, तो आमतौर पर जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं बच्चे उनके लिए बड़ा अच्छा फायदेमंद होता है। हिंदी एसएससी जीडी में भी आता है और स्टेट के सारे एग्जामों में हिंदी आता है। अब आपने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उस दिन न्यूज़पेपर में आया था कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, कांस्टेबल भी आएगा और हो सकता है ये चुनावी वर्ष है तो शायद पुलिस भी एसआई भी आ जाए। तो हमने देखा कि हम हिंदी पे अगर फोकस करते हैं तो बच्चे इसमें ज्यादा से ज्यादा मेरिट बनाने जाते हैं। तो बच्चों को हिंदी में अगर जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि वो हिंदी और जीएस दोनों में फोकस करें, इससे आपके एग्जाम में निकलने के पूरे चांस हो जाते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैम लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, बच्चा फॉर्म भरता है, पहली बार फॉर्म भरा, उससे गलतियां हो जाती हैं, क्या फॉर्म भरने के बाद गलती होने के बाद उसके लिए फॉर्म दोबारा नहीं भर सकता या कुछ भर सकता है वो? हाँ जी सर, देखिए इसके लिए क्या किया है कि एक डेट दे रखी है कि यानी कि जैसे फॉर्म फिलिंग की मैंने आपको बताया कि 3rd में लास्ट डेट है, राइट। उसके बाद में क्या किया, करेक्शन की एक डेट इन लोगों ने जनरेट की जो आपका 7 to 8 में, इसमें क्या देखिए 2 टाइम आप करेक्शन कर सकते हैं। सपोज जैसे आपका एक बार आपने कोई गलती कर दी तो देन आप उसको नेक्स्ट टाइम भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट टाइम की, तो फर्स्ट टाइम जो करेक्शन अमाउंट है वो आपका 200 रुपीज़ है, एंड हम लोग सेकेंड टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को 500 रुपीज़ देखने को मिला है इसमें। ओके, यानी हम करेक्शन कर सकते हैं, यानी मैम ने बताया हम 2 टाइम करेक्शन कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब नहीं है कि आप जानबूझ के गलती कर दें, ठीक है ना। तो आपको गलती करनी नहीं है, लेकिन हाँ गलती क्योंकि गलती से हो जाती है उसके, लेकिन आपके माइंड में ये आ जाता है, बच्चे लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा, सर हमसे गलती हो गई थी हमने फॉर्म ही नहीं भरा। तो ये चीज़ हमने बताना ज़रूरी समझी कि आपकी गलती अगर हो जाती है किसी बाय मिस्टेक तो आप उसका करेक्शन कर सकते हैं 2 टाइम, जैसे कि मैम ने बताया। मैम इसका एग्जाम कब है? सर देखिए एग्जाम जो भी हमको फिक्स नहीं पता है, बट हाँ टेंटेटिव जो एग्जाम है वो हम लोग को जुलाई में देखने को मिलेगा। जुलाई में है, यानी अभी अप्रैल चल रही है मैम, हमारे पास 4 महीने हैं। जी सर। तो 4 महीने अगर लग के बच्चा मेहनत करे तो एग्जाम निकाल सकता है, जी सर, बिल्कुल, मतलब। डेफिनेटली। तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी, कोई बैचेस शुरू कर रहे हैं, कोई स्पेशल बैच शुरू हो रहा है क्या? हाँ जी, देखिए सर महिंद्रा राज में हम लोग अगर देखें तो मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस चलती है, यानी कि जिस स्टूडेंट के पास मॉर्निंग में टाइम है या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग इवनिंग में भी अपनी क्लासेस ज्वाइन करके सिलेक्शन ले सकते हैं। मतलब इवनिंग में 5:30 to 7:30 वाला, जी, और मॉर्निंग में मैम 8 to 10। 8 to 10 वाला। वेरी गुड। अच्छा, कोई बच्चा चाहता है कि नून में भी उसको लेना है कि जी, मॉर्निंग जी। में बिजी हाँ है, जी। उसकी शिफ्ट वाइज जॉब चलती है, तो जी, जी। नून में क्या टाइमिंग है आपके सर पास? देखिए नून में हम लोग बात करें तो हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो आपका 1 to 3 चलती है। 1 to 3। अच्छा मैम, यूपी पुलिस का जो बैच आप शुरू कर रही हैं, स्पेशल बैच जी। आपने बताया था, वो कब शुरू हो रहा है मैम? देखिए सर वो वाला जो बैच है हम लोग वेडनेसडे से यानी कि 12 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, जिसका जो हम लोग टाइम जो रखा है वो 1 to 4 रखा है, जिससे सारे स्टूडेंट्स को मतलब easily- 3 आवर्स का रहेगा। Yes, sir, बिल्कुल। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो 3 आवर्स में कंटिन्यू क्या खास बात है, मतलब क्या चीज कंटिन्यूअसली चलेगी उसमें? ठीक है सर, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि यूपी पुलिस सर ने अभी बात करी, यूपीएसआई की हम लोगों ने बात करी, तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग को जो देखने को मिला आपका जीएस एंड हिंदी वो आपका मेन रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या डिसाइड किया कि हम लोग जो हिंदी की क्लासेस है उनको रेगुलर बेस पे हम लोग चाहेंगे, देन आपका जीएस भी रेगुलर करेंगे। जीएस कंटिन्यूअसली करेंगे Yes, आप, ये yes. कहना चाह रहे हैं जीएस कंटिन्यू, क्योंकि जीएस सबसे ज्यादा रहा है, यूपी पुलिस में जीएस आ रहा है, सीजीएल में जी, सर। आ रहा है, स्टेट लेवल में जीएस भी आ रहा है, यानी जीएस भरपूर आ, तो हम आप भरपूर कराने की तैयारी हाँ जी, में बिल्कुल, जीएस। बिल्कुल। चलिए, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू ऑल ऑफ टीचर्स जो यहाँ पे उपस्थित रहे, और स्टूडेंट के लिए थैंक यू, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।